Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Entrance Wala और @Dr. Alam. I am मोहम्मद उवैस आलम, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो आज जो है नीट काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है उत्तर प्रदेश काउंसलिंग के लिए। तो जो लोग भी यूपी स्टेट कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में MBBS या BDS में, तो उनके लिए ये अपडेट है। और जो लोग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए जैसे एलिजिबिलिटी है, यूपी एक ओपन स्टेट है, तो आप पूरे इंडिया के कहीं के भी रहने वाले हों, अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है यूपी का, तब भी आप प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका क्या शेड्यूल है और क्या क्या रूल्स हैं पूरा डिटेल में मैं देखूँगा, यहाँ पर आपको बताऊँगा। और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सब बताऊँगा और जो है पूरा डिटेल में बताऊँगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो उसको थोड़ा आप लोग मैनेज कर लेना। तो चलिए अभी यहाँ से सबसे पहले देख लेते हैं क्या शेड्यूल है। तो ये जो नोटिस है कल बनाया गया इनके थ्रू और जो वेबसाइट पे है आज डाला गया था 21 तारीख को, 21 जुलाई को, तब मैं इसकी वीडियो अभी बना रहा हूँ। तो इसकी डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 25 जुलाई से 11 बजे सुबह से शुरू है ये, और 28 जुलाई 11 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। 3 दिन का टाइम आपको यहाँ दिया गया है टोटल। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद जो है आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी होगी। अब कितनी करनी होगी ये भी मैं नीचे बताऊँगा। 25 तारीख से 28 तारीख के बीच में आपको जो है 4 दिन का टाइम दिया गया है, सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी, ऑनलाइन सब कुछ करना होगा। द डेट ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन कराने होंगे। 25 जुलाई से 28 के बीच में आपको अपने डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन कराना है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन कैसे होगा, आपको वेबसाइट पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी वो भी मैं अभी नीचे बताऊँगा। इसमें आपको 4 दिन का टाइम दिया गया है। उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी 29 जुलाई को, जिसमें 1 दिन का टाइम है। उसके बाद आपकी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगी 31 जुलाई से लेकर 3 अगस्त 2023 तक सुबह 11 बजे तक आप जो है अपनी चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। 3 दिन का टाइम दिया गया है। उसके बाद डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ रिज़ल्ट एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट जो है आपको 3 या 4 अगस्त को जो है आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको वहाँ से अपना जो है अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है और जो भी आपका कॉलेज मिला है वहाँ पे जाकर आपको रजिस्ट्रेशन जो है अपना एडमिशन प्रोसेस पूरा कराना है, जिसके लिए आपको 4 दिन का टाइम दिया गया है। यानी 8 अगस्त तक आपका जो है ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लेना है यूपी कोटा के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या क्राइटेरियाज़ यहाँ इन्होंने रखे हैं। तो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए वही इन्होंने कहा है कि जो NTA ने बताया है कि अगर आप क्वालिफाई से ऊपर हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी जनरल के लिए 137 मार्क्स प्लस आपके हैं तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और SC ST के लिए 107 प्लस अगर आपके मार्क्स है तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस 2000 रुपये देनी होगी जो नॉन रिफंडेबल होगी। और आपको पता है एक सिक्योरिटी मनी होती है जो आपको वापस मिल जाती है एडमिशन कंप्लीट होने के बाद, अगर आप काउंसलिंग में कोई गलती नहीं करते हैं तो। और अगर काउंसलिंग में आपने कोई गलती की तो ये सिक्योरिटी मनी आपकी ज़ब्त कर ली जाती है। किन किन केसेस में आपकी जो है सिक्योरिटी मनी ज़ब्त कर ली जाएगी वो मैं अभी नीचे आपको बता दूंगा पूरा, तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो चाहे BDS हो MBBS हो, तो आपको 30,000 रुपये की जमा करनी होगी। और अगर प्राइवेट कॉलेज के MBBS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो है 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी। और प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए आपको 1 लाख की सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी। और जिन स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है और उसके बाद अपनी सिक्योरिटी मनी जो है जमा की है और उसके साथ ही डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया है, वही लोग सिर्फ़ और सिर्फ अप्लाई कर पाएंगे, मतलब उन्हीं को कॉलेज अलॉट होगा। तो ये यहाँ पर इन्होंने बता दिया है। अब इसके बाद मैं नीचे आपको बता देता हूँ क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, पूरा स्टेप वाइज हर राउंड का आपके लिए क्या नियम रहेगा और किन किन केसेस में आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो सकती है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो चैनल पे आप लास्ट तक बने रहें, और चैनल पे अगर पहली बार आएँ तो एक बार जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि ऑलरेडी मैं काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। कैसे आपको काउंसलिंग करनी है पूरी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइडलाइन देता हूँ। और उसके बाद आपके जो डाउट रहते हैं उनको भी मैं आने वाली वीडियो में कवर करता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। यहाँ पर आप सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देख लीजिए। और हाँ, ये जो PDF है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ ये रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली, आप इसको जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी की, UPDGME नाम से, आप वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है वहाँ पर मैं इसको डाल दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं और सारे रूल्स को जो है अपना शांति से पढ़ सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इस साल का रहेगा वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने नीट UG 2023 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो वही काउंसलिंग में एलिजिबल होंगे, यानी जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उसके बाद अगला आता है प्रदेश के राज्य क्षेत्र के समस्त मेडिकल कॉलेजों, स्वसाई राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों, डेंटल कॉलेजों एवं अल्पसंख्याओं संस्थानों में MBBS BDS पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना ज़रूरी है। तो कह रहे हैं अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई करना है तो आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, यूपी का मूल निवासी, यानी आपके पास यहाँ पर डोमिसाइल होना ज़रूरी है। और अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है, मतलब डोमिसाइल अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो अगर आपने
जो है 10th और 12th उत्तर प्रदेश से पास की है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपने यूपी बोर्ड से पास की हो, चाहे आपने सीबीएसई से की हो, आईसीएसई से की हो, या चाहे किसी और बोर्ड से की हो, लेकिन यूपी में रहकर आपने अगर पढ़ाई की है 10th की और 12th की, तब आपको इस सर्टिफिकेट जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था जब इन्होंने ये नोटिस निकाला था। दूसरा इन्होंने यही पॉइंट बताया है कि अगर आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों यूपी से किया है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला पॉइंट आता है, इन्होंने प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बताया कि अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास ना ही 10th और 12th की ज़रूरत है और ना ही डोमिसाइल की ज़रूरत है। आप पूरे इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हों, प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, आपको डोमिसाइल देने की ज़रूरत नहीं है। अगला आता है शैक्षणिक एलिजिबिलिटीज़, मतलब जो है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, वही जो एनटीए ने निकाला था, यानी आप 12th पास होने चाहिए 50% के साथ, और भी मैंने पहले ऑलरेडी वीडियोज़ में बताया था, जो सेंट्रल वाला रूल्स है वही रहने वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की बात आती है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस 2000। एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको ये ध्यान रखना है, ये थोड़ा चेंज है कि आपको मॉपअप में, चाहे आप फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला, आपने उसको छोड़ दिया, या सेकंड राउंड जो भी आपका रीज़न रहा हो, लेकिन आप मॉपअप में अप्लाई कर रहे हैं और उसके लिए आप एलिजिबल हैं, तो आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसकी फ़ीस आपको 1000 रुपये देनी होगी। ये नियम आपका है। यानी पहले अगर आपने कर लिया रजिस्ट्रेशन, मान लीजिए आपने फर्स्ट राउंड में किया, आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला, फिर आपने सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग की, फिर भी आपको कॉलेज नहीं मिला, तब भी आपको मॉपअप में अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसकी 1000 रुपये फ़ीस आपको देनी होगी। ये यहाँ पर नियम है, इसको ध्यान रखें सभी लोग। और दूसरा पॉइंट इन्होंने यहाँ पर यही बताया, अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो आपको यहाँ पर फ़ीस यहाँ पर जमा करनी होगी सेकंड राउंड से पहले। और मॉपअप राउंड में जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, अब कौन कौन एलिजिबल रहेगा इसका भी मैं अभी नीचे आपको बताऊँगा, कौन कौन स्टूडेंट मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो लोग एलिजिबल होंगे उनको रजिस्ट्रेशन फ्रेश करना होगा, जिसकी फ़ीस 1000 रुपये रखी गई है मॉपअप के लिए। उसके बाद यही जो है इनका सिक्योरिटी मनी वाला रूल आ जाता है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर सिक्योरिटी मनी आपको, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 30,000 की सिक्योरिटी मनी देनी होगी, और अगर प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो 2 लाख की मेडिकल कॉलेज के लिए, और डेंटल कॉलेज यानी बीडीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं प्राइवेट में तो आपको 1 लाख की सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी। ये सिक्योरिटी मनी जो मैं ऊपर भी आपको बता चुका हूँ। फिर यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपको जो है सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा करनी है, और अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में या पॉपअप राउंड में, किसी भी राउंड में, और आप वहाँ पर एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी, यानी आपको सिक्योरिटी मनी वापस नहीं मिलेगी। और उसके अलावा जिन स्टूडेंट ने जो है अपनी सिक्योरिटी मनी जमा की है, सिर्फ वही चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, बाकी स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको पूरी काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद तक भी कोई कॉलेज नहीं मिलता है, तब आपकी सिक्योरिटी मनी उसी अकाउंट में वापस कर दी जाएगी जिस अकाउंट से आपने फ़ीस भरी थी। उसके अलावा आपको जो है ऑनलाइन कौन कौन से डॉक्यूमेंट की अपलोड करने की ज़रूरत होगी, एडमिशन में अलग डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अलग डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। सिर्फ यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट मांगे हैं, हाई स्कूल और 12th की जो है मार्कशीट आपकी होनी चाहिए, और अगर आप किसी रिजर्वेशन से अप्लाई कर रहे हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस, एक्स आर्मी, एनसीसी, फ्रीडम फाइटर, पीडब्ल्यूडी, तो आपका इसका सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा, जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे, तभी आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। उसके साथ ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप गवर्नमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो, और प्राइवेट में करना चाहते हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो ये हैं जो आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हैं। एडमिशन के टाइम पे अलग डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, इसकी लिस्ट भी मैं नीचे आपको दिखा दूंगा। अब यहाँ पर नोडल सेंटर दिए गए हैं कि आपको कहाँ पर जाकर पंजीकरण का सत्यापन कराना है। इन सब लिस्ट को आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा। अगला था काउंसलिंग एवं आवंटन प्रक्रिया, यानी आपकी काउंसलिंग क्या प्रोसेस रहेगी और उसमें अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या रहेगा, वो सारे नियम यहाँ पर आपको दिखेंगे। इससे ऊपर जो था पीडीएफ में, वो था आपका जो क्या क्या रिजर्वेशन है, किस तरीके से रहता है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो पूरा पीडीएफ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बारे में अगर आप देखेंगे क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो प्रथम चक्र की काउंसलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त अनिवार्य होगा। यानी अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है तो फर्स्ट राउंड में ही आपको एडमिशन लेना ज़रूरी है। जैसे ऑल इंडिया में क्या होता है, फर्स्ट राउंड के बाद आप जो है फ्री एग्जिट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसा नियम नहीं है। और भी कई रूल ऐसे हैं जो ऑल इंडिया में अलग हैं और यूपी स्टेट में अलग हैं, तो उन सब नियम को देख लें। जैसे ऑल इंडिया से क्या है, आप मॉपअप तक जो है अपग्रेडेशन डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला है तब आप सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन डाल सकते हैं। लेकिन कोई कॉलेज आपको सेकंड राउंड में मिला है तो आप उससे अपग्रेड नहीं कर सकते, वही सीट आपकी फ़ाइनल हो जाएगी। तो वही एक और नियम यहाँ पर उसी से रिलेटेड एक ऐसा है कि अगर आपको कोई भी सीट मिल जाती है तो फ्री एग्जिट का मौका नहीं मिलेगा, फर्स्ट राउंड में ही आपको वहाँ पर एडमिशन लेना होगा। और अगर आप उस कॉलेज को छोड़ देते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी, वो नहीं मिलेगी वापस, और आप सेकेंड राउंड के लिए लेकिन एलिजिबल रहेंगे। आप दोबारा से सिक्योरिटी मनी जमा करके सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
ये यहाँ पर जो है रूल दिया गया है फर्स्ट राउंड से रिलेटेड। सेकेंड राउंड की अगर बात की जाए, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम राउंड की काउंसलिंग में कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई, यानी आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अगर नहीं मिली या फिर प्रथम चक्र की काउंसलिंग में प्रवेशित अभ्यर्थी को द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ऐसे अभ्यर्थी मतलब जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला था, तो सेकंड राउंड में अगर आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर सिक्योरिटी मनी उनको देने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसी से प्रोसीड कर जाएंगे। प्रथम चक्र की काउंसलिंग से प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में अभ्यर्थी द्वारा पुनरावंटन यानी अलॉटमेंट हेतु दिए विकल्प के अनुसार यदि कोई अन्य सीट आवंटित होती है तो पूर्व में आवंटित सीट रिक्त करनी होगी। वही रूल है कि अगर आपको सेकंड राउंड में कोई सीट अपग्रेड होकर मिल जाती, मान लो आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला और आपने अपग्रेडेशन डाला, सेकंड राउंड में आपने जो अपग्रेडेशन डाला था उसके हिसाब से सीट मिल गई, तो फर्स्ट राउंड की सीट ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। आपको सेकंड राउंड में जाकर जो भी कॉलेज मिला है वहाँ पर एडमिशन लेना होगा, और अगर आप वहाँ पर एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका जो है सिक्योरिटी मनी फिर से जब्त कर लिया जाएगा। एक और यहाँ पर रूल है, अगर आपने फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला और आपने अपग्रेडेशन डाला और दोबारा से आपने चॉइस फिलिंग में उसी कॉलेज को डाल दिया और आपको फिर से वही कॉलेज अगर आपको मिल गया, तो आपको दोबारा से वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना, मतलब वहाँ पर जगह एडमिशन प्रोसेस दोबारा आपको करना होगा। तो ये नियम है, आप इन सबको पूरा ढंग से देख लें, वरना तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। अगला पॉइंट आता है कि आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन की, मतलब जो एडमिशन प्रोसेस है वो फॉर्मेलिटी उसी से कॉलेज में जाकर करानी होगी जहाँ पर आपको जो है कॉलेज अलॉट हुआ है, उसी कॉलेज में जाकर। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज हैं तो उसके लिए नोडल सेंटर बना दिए गए हैं अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस को, वहाँ पर जाकर अपना जो है एडमिशन प्रोसेस कराना होगा। अगर आप प्राइवेट में अप्लाई करते हैं तो उसकी लिस्ट मैंने ऑलरेडी ऊपर दिखा दी थी। निजी क्षेत्र में के कॉलेजों में प्रवेश हेतु नोडल सेंटर की सूची महानिदेशक चिकित्सा शिक्षक एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश द्वारा पृथक से जारी की जाएगी। यानी जो निजी क्षेत्र में प्रवेश हेतु नोडल सेंटर की सूची है, यानी किन किन कॉलेजेस में एडमिशन होगा उनकी लिस्ट जो है अलग से वेबसाइट पर निकाली जाएगी, यानी किन किन कॉलेजेस को परमिशन मिली है उसी बेसिस पर यहाँ पर लिस्ट निकाली जाएगी। प्रवेश के समय निम्नलिखित मूल अभिलेखों का सत्यापन आवंटित कॉलेज में, मतलब जब आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से दिखाने होंगे वो यहाँ पर बताया है। आपको जो है नीट यूजी का स्कोर कार्ड, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट और उसका जो है आपका पास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, यानी पासिंग सर्टिफिकेट। उसके साथ ही अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट है तो वो आपकी उत्तर प्रदेश सरकार से ही बना हुआ होना चाहिए, और आपका आधार वगैरह और आपका निवास प्रमाण पत्र। अगर आपने यूपी से 10th और 12th नहीं किया है तो 10th और 12th यूपी से किया है तो निवास की ज़रूरत नहीं है, यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और उसकी डेट भी मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि उसमें 1 अप्रैल के बाद जो आपके सर्टिफिकेट बने हुए हैं वही वैलिड माने जाएंगे। प्रवेश के समय मूल अभिलेख ना होने पर, तो यहाँ पर जो है इस पॉइंट में बताया है कि अगर आपके पास एडमिशन के टाइम कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसमें आपका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है और उसकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल दी जाएगी। अगला पॉइंट आता है मॉपअप राउंड में क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो मॉपअप राउंड हेतु वही अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे, मतलब जिनको फर्स्ट और सेकंड राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली है। अगर आपको ऑल इंडिया के थ्रू, किसी और स्टेट के थ्रू या कहीं पर भी कोई कॉलेज अलॉट हो चुका है तो आप मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं हैं, ये इन्होंने साफ यहाँ पर लिख दिया है। चाहे आप यूपी कोटा के थ्रू हों, चाहे किसी और स्टेट कोटा के थ्रू हों, अगर आपको कहीं भी सेकेंड राउंड तक जो है रजिस्ट्रेशन, मतलब जो है कॉलेज मिल गया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे मॉपअप राउंड के लिए। और मॉपअप राउंड के लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा, नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, पहले वाला वैलिड नहीं रहेगा। 1000 रुपये जिसकी फ़ीस रखी गई है, तो ये सब रूल्स देख लीजिए। दूसरा यहाँ पर इन्होंने यही बताया है कि प्रथम और द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी एवं ऑल इंडिया कोटा से, यानी अगर आपको कहीं भी कॉलेज पहले फर्स्ट या सेकंड राउंड से मिल चुका है तो आप यूपी के मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और दूसरा पॉइंट उन्होंने ये रखा है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो यूपी कोटा, जो यूपी की वेबसाइट है उसके थ्रू, अगर सेंट्रल का कोई डॉक्यूमेंट हो तो सेंट्रल से चल जाएगा, अदरवाइज़ यूपी के आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कौन कौन सी कैटेगरीज रहती हैं वो यहाँ पर इन्होंने नीचे बता दिया है, इन सबको भी आप देख सकते हैं। और जो लोग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रूल, अगर आपको फर्स्ट या सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और आपने जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था, तो जितनी सीट्स जो है प्राइवेट कॉलेजेस में बचेंगी उसके 10 गुना स्टूडेंट की लिस्ट निकाली जाएगी, वही उसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, मतलब अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पर एडमिशन प्रोसेस करा पाएंगे। लेकिन वहाँ पर भी जो है आपकी रैंकिंग के बेस पर ही एडमिशन होगा। इसका एग्जाम्पल इस तरह से ले लीजिए, मान लीजिए किसी कॉलेज में बची हुई हैं 10 सीट्स, या पूरे सारे कॉलेजेस में मिला के प्राइवेट में 10 सीटें बची हुई हैं खाली प्राइवेट एडमिशन के लिए MBBS की, तो यहाँ पर वो 100 स्टूडेंट की लिस्ट निकालेंगे कि टॉप होंगे, लेकिन वो भी जो स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई किया है जो रह गए हैं एडमिशन से, उनमें भी मेरिट की बेस पर ये लिस्ट निकालेंगे कि इन स्टूडेंट में 100 में जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, और यहाँ पर भी मेरिट की बेस पे होगा, डेट दी जाएगी आपको, वहाँ पर जाकर आपको एडमिशन लेना होगा प्राइवेट कॉलेज में अगर अप्लाई करना चाहते हैं मोपअप के लिए। तो अगला आता है त्याग पत्र
दिए जाने के संबंध में, यानी अगर आप कॉलेज को रिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या रूल्स हैं। ये काफ़ी सख्त नियम हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए, तो इनको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर पहला पॉइंट ये है कि आप जो है रिज़ाइन सिर्फ तभी दे पाएंगे अगर आपका फर्स्ट जो एडमिशन का प्रोसेस है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था और जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है वहीं पे जाके आपको रिज़ाइन देना होगा, पहली बात। और आपका रिज़नेशन तभी वैलिड माना जाएगा अगर आपके कॉलेज ने उसको अपडेट कर दिया वेबसाइट पर, और अगर वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया तो उसमें आपका रिज़नेशन नहीं माना जाएगा। तो ये रूल्स हैं। और अगला आता है यहाँ पर कि अगर आप जो अभ्यर्थी प्रथम चक्र की काउंसलिंग से आवंटित होकर प्रदेश के किसी भी राजकीय या निजी क्षेत्र की मेडिकल डेंटल कॉलेज की सीट पर प्रवेश प्राप्त कर लेता है, तत्पश्चात वह प्रदेश की प्रथम काउंसलिंग से, तो यहाँ पर मेन इन्होंने ये बताया है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला और आप चाहते हैं कि उसको रिज़ाइन करना, एडमिशन ले चुके हैं आप और आप उसको छोड़ना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो आप जो है सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग से पहले 2 दिन पहले तक, यानी 24 जुलाई से जो है चॉइस फिलिंग है जैसे, तो उसके 2 दिन पहले से आप जो है अपना रिज़ाइन दे पाएंगे। जो भी डेट होगी उसकी, तो उससे 2 दिन पहले अपना रिज़ाइन दे पाएंगे। लेकिन उन स्टूडेंट्स की क्या होगा, जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाएगी, सिक्योरिटी मनी वापस नहीं मिलेगी। और यहाँ पर कह रहे हैं अगर आप जो है इस दी गई डेट यानी सेकेंड राउंड के 2 दिन पहले, चॉइस फिलिंग से 2 दिन पहले अगर आप कोई रिज़ाइन देते हैं तो आपके सेकेंड राउंड के जो रूल्स हैं वो आपके ऊपर एलिजिबल यानी अप्लाई किए जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने यही बताया है। और उसके बाद जो है अगर कोई भी आप राजकीय क्षेत्र के मेडिकल डेंटल कॉलेजों में प्रदेश की द्वितीय चक्र की काउंसिल समाप्त होने के पश्चात, यानी अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है मेडिकल का या डेंटल का, तो आप और फर्स्ट और सेकंड राउंड की सीट को छोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन आप अगर फिर भी छोड़ना चाहते हैं तो आप जो है मॉपअप की चॉइस फिलिंग से 2 दिन पहले उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन आपकी जो है धरोहर धनराशि और उसकी समस्त शिक्षण शुल्क, यानी आपने जो वहाँ पर कॉलेज की फ़ीस जमा करी होगी और आपकी जो सिक्योरिटी मनी है, दोनों आपकी जब्त कर ली जाएगी अगर आप मॉपअप के बाद कोई भी सीट गवर्नमेंट की छोड़ना चाहते हैं तो। लेकिन अगर प्राइवेट की छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए नियम अलग हैं, यहाँ पर देख लीजिए। जिसका नियम ये है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में सेकेंड राउंड के बाद यहाँ पर कॉलेज लेने के बाद छोड़ना चाहते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी तो पूरी चली जाएगी, उसके साथ जो आपने कॉलेज में फ़ीस जमा की होगी उस कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेज की, चाहे MBBS हो या BDS हो, उसकी 50% जो फ़ीस है वो आपकी जब्त कर ली जाएगी इस केस में भी। और दूसरा नियम उन स्टूडेंट के लिए जिन्हें जो है राजकीय क्षेत्र में मेडिकल डेंटल कॉलेज में फ़र्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज मिला, यानी गवर्नमेंट कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में मिला और आपने क्या किया, उसको अपग्रेड पे डाल दिया एडमिशन लेने के बाद। और अगर आप सेकेंड जो अपग्रेडेशन हो जाता है, आपको जो नया कॉलेज मिलता है वहाँ पर जाकर अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो जो पुराने कॉलेज में एडमिशन था वो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका होगा, क्योंकि अगर आपका अपग्रेडेशन होता है तो पुराना सीट चली जाती है। और नहीं पे जाकर अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो पुरानी फ़ीस भी चली जाएगी और आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो भी चली जाएगी। तो इन रूल्स को आप देख लीजिए। ये जो रूल था ये था गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। अगला आएगा प्राइवेट कॉलेज के लिए क्या नियम रहेगा। तो प्राइवेट वालों के लिए यहाँ पर भी वही नियम है कि आपको जो है फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला, आपने उसको अपग्रेडेशन पे डाला, सेकंड में आपको दूसरा कॉलेज मिला, तो आपका पहला वाला ऑलरेडी ख़त्म हो चुका होगा कॉलेज। लेकिन आपको जो सेकंड में नया कॉलेज मिला, अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी, प्लस आपने जो फ़ीस जमा करी होगी वो उसकी 50% फ़ीस आपकी जो है जब्त कर ली जाएगी। उसके साथ ही राज्य क्षेत्र के मेडिकल डेंटल कॉलेजों में मॉपअप चक्र के पश्चात अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व यदि कोई अभ्यर्थी अपनी सीट से त्यागपत्र देता है तो उस पाठ्यक्रम की समस्त शिक्षण शुल्क तथा 1 लाख रुपये मात्र अर्थदंड के रूप में होगा। यानी आपको गवर्नमेंट कॉलेज में कोई भी सीट मिल जाती है मॉपअप तक और उसके बाद आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो आपकी जो है 1 लाख का यहाँ पर इन्होंने दंड रखा है सही, यानी आपको जो है, और उसकी सिक्योरिटी मनी भी आपकी जब्त हो जाएगी, जितनी आपने फ़ीस जमा की होगी वो भी चली जाएगी। और अगर आपको जो है अपना सिक्योरिटी मनी मिल चुका है वापस तो दोबारा से आपसे वो वापस मंगा लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये नियम काफ़ी सख्त हैं, इनको देख लीजिए। तो प्राइवेट वालों के लिए अगर आपने मॉपअप तक कोई भी कॉलेज मिल गया है और आप अगर उसको छोड़ते हैं बाद में तो आपकी जितनी भी सिक्योरिटी मनी है वो चली जाएगी और आपकी जितनी भी फ़ीस जमा हुई है वो गायब हो जाएगी, आपको नहीं मिलेगी वापस। और अगर आपको जो है सिक्योरिटी मनी दी जा चुकी है वापस तो आपसे दोबारा मंगवा लेंगे, यानी इनको आपको दोबारा सबमिट करनी होगी ये आपकी जो फ़ीस है। उसके बाद जो है इन्होंने नीचे इन्फॉर्मेशन दी है बॉन्ड यूपी के अंदर, जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आप कोई भी एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर आपको 2 साल का बॉन्ड है और अगर आप उस 2 साल की सर्विस बॉन्ड को नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर 10 लाख रुपए की फ़ीस जमा करनी होगी। तो ये यहाँ पर पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस था वो यहीं तक है। तो जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं मैंने उनको कवर कर दिया है इसमें, क्योंकि काफ़ी सख्त रूल्स हैं इसमें और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, मैंने सबको बता दिया है। अगर आपको कोई समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा उस पर जाकर देखें, समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी अगर आपका नहीं आता समझ में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको आने वाली वीडियोज़ में कवर कर दूँगा। और उसके अलावा आपका कोई डाउट है नीचे डिस्क्रिप्शन में
अपना डाउट डाल दीजिए, मैं उसको क्लियर कर दूँगा। वीडियो के साथ बने रहें चैनल के साथ और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।